कपिल को श्यामलाल से और कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी। उसने श्यामलाल को जाने दिया और बाहर खड़े पुलिसमैन को बुलाकर डॉक्टर माधव और उनकी मिसेज को पूछताछ के लिए भेजने के लिए कहा। रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वो सब शुरू से बताए, कपिल ने कहा। पुलिस इंस्पेक्टर होने के कारण डॉक्टर माधव से उसकी काफ़ी जान पहचान थी। अक्सर पुलिस के विभिन्न केसों में पोस्टमार्टम से लेकर अन्य मामलों में उसका वास्ता डॉक्टर माधव से पड़ता ही रहता था। आखिर वे सिविल सर्जन थे और चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे अस्पताल में पदस्थ गिने चुने डॉक्टरों में से एक थे। डॉक्टर माधव ने शुरू से लेकर अंत तक का पूरा किस्सा कह सुनाया कि किस प्रकार रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर अचानक लाइट गई, फिर किसी लड़की की खौफनाक चीख सुनाई दी, फिर 4-5 लोग इकट्ठा होकर वॉशरूम में गए जहां उन्होंने वो लाश देखी। सच कहूं तो ठंड में भी अपने माथे पर छलक आया पसीना पोंछते हुए डॉक्टर माधव बोले, वो मंजर काफी डरावना था। जब हम लोग बाथरूम में पहुंचे तो वो फर्श पर पड़ा था। उसके पेट के आंतरिक अंग बाहर निकले हुए थे। वॉशरूम में घुप पर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में वो नज़ारा देखकर हम सब दहल गए थे और ऊपर से यकायक वे खामोश हो गए। ऊपर से क्या? डॉक्टर एक क्षण चुप रहे, फिर बोले, यो जिंदा था। जब हमारी नज़र लाश पर पड़ी तो उसकी हालत देखकर सभी लोग सदमे में आ गए थे। वो जिस तरह पड़ा था और उसके पेट की जो हालत हो रही थी, जितना खून वहाँ बह रहा था, उससे सबने यही समझा कि वो मर चुका था। कुछ देर के लिए हम सभी जड़ हो गए थे, लेकिन अचानक वो बुरी तरह तड़पा। हम उसे मरा समझ रहे थे, इसलिए उसके अचानक इस तरह हिलने पर हमें डरा दिया। फिर अर्नब ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक की। वो मर चुका था। उसने मुझे भी चेक करने के लिए कहा। वो सचमुच मर चुका था। शायद वो मौत के बाद कभी कभी लाशों में स्पैज़म होते हैं, उस तरह का कुछ हुआ था। आप बताएं, कपिल का प्रश्न मिसेज माधव से था। क्या बताऊं? मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। पहले ही एक पुलिस वाले को मैं सब बता चुकी हूँ। आप लोग बार बार बयान क्यों ले रहे हैं? मैडम, कपिल सन के साथ बोला, ये एक मर्डर केस है। मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हत्यारे का पता लगाना पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कोई भी हो सकता है वो बाहर बैठे लोगों में से ही कोई हो। किसी छोटी से छोटी बात से भी हमें हत्यारे का महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है। इसलिए कृपया पुलिस के साथ सहयोग का रवैया अपनाइए और जो कुछ हुआ था उसे एक बार फिर दोहराइए। कोई बात बतानी रह गई हो, भूल से आपके दिमाग से उतर गई हो या गैर जरूरी मानकर आपने हमें न बताई हो, तो उसे भी बताने का ये अच्छा मौका है। मैं सब बता चुकी हूँ। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मेरा बयान तो डॉक्टर साहब के बयान जितना भी महत्वपूर्ण नहीं है। उनका संबोधन अपने पति के लिए था। वे कुछ लोगों के साथ वॉशरूम में गए थे। मैं तो पूरा समय टेबल पर ही बैठी रही थी। मैं आपको क्या जानकारी दे सकती हूँ? कमाल है, मेरा ख्याल तो आपसे अलग है। क्या मतलब? मेरे ख्याल से तो आप ही हमें कुछ खास जानकारी दे सकती हैं। कत्ल का समय रेस्टोरेंट में लाइट जाने के आसपास का बताया जाता है। गवाहों का कहना है कि लाइट जाने के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने किसी लड़की की चीख सुनी थी। और आप एक बेहद महत्वपूर्ण बात को लगातार गौर कर रही हैं। क्या कि लाइट जाने के दौरान आप वॉशरूम में थी? लाश देखने वाली सबसे पहली शख्स आप थीं, और वो चीख भी आपकी ही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर माधव हैरानी से कभी कपिल की ओर तो कभी अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेज माधव व्याकुल दिखाई देने लगी। अब मैं नहीं, अब आप कहना चाहती हैं, और वे ये कि आपने ये बात क्यों छिपाई? क्यों लाश देखने के बाद आप चुपचाप वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई? क्यों आपने जाहिर नहीं होने दिया कि वॉशरूम में ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया गया था? और क्यों आपने ये बात पुलिस से भी छुपाई, जब अभी थोड़ी देर पहले एसआई ने आपसे पूछताछ की थी? ऐसा नहीं हुआ था। कैसा नहीं हुआ था? रेस्टोरेंट में कई लोगों ने आपको लाइट जाने के बिल्कुल थोड़ी देर पहले वॉशरूम की ओर जाते देखा। लाइट जाने तक आप वापस नहीं लौटी थी और अंधेरा होने के थोड़ी ही देर बाद वो चीख सुनाई दी थी। फिर जो मैं समझ रहा हूँ वो नहीं हुआ था, तो आप ही बताइए कि आखिर हुआ क्या था? मैं लाश देखने वाली सबसे पहली शख्स नहीं थी, बल्कि मैंने तो लाश देखी ही नहीं। फिर वही बात, वॉशरूम में यूरिनल में जिस तरह लाश आधी से ज़्यादा बाहर निकली पड़ी थी, उससे किसी हालत में ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नज़र उस पर ना पड़ी हो। यकायक कपिल बोलते बोलते ठिठक गया। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि जब आप वॉशरूम में गई तो उसी समय लाइट चली गई थी, जिसके चलते आप लाश नहीं देख सकी? नहीं, जब से मैंने रेस्टोरेंट में कदम रखा है मैं वॉशरूम में गई ही नहीं। आप झूठ बोल रही है।
मैं वॉशरूम के गलियारे से ही वापस लौट आई थी। कपिल ने अचरज से उसे देखा। देखिए, मिसेज माधव बोली। मैं इनके सामने, उनका इशारा अपने पति की ओर था। ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है तो मुझे बताना पड़ रहा है। मुझे इनसे छिपकर एक कॉल करनी थी, जिसके लिए मैं वॉशरूम की ओर गई। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों पर जोर दिया। मैं वॉशरूम में नहीं गई थी, मैं बाहर गलियारे में ही रुकी रही थी। मैंने वहीं कॉल की और कॉल करने के बाद वापस लौट आई। जब मैंने वॉशरूम में कदम रखा ही नहीं तो मैं लाश देखने वाली सबसे पहली शख्स कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर माधव अवाक अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे। आप सच कह रही है, कपिल ने कहा। आप मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, डॉक्टर माधव ने कहा। तुम किसे कॉल कर रही थी? मुझे कंचन को कॉल करनी थी। कंचन उनकी बेटी का नाम था, जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। तो आप डॉक्टर माधव के सामने भी तो उसे कॉल कर सकती थी, कपिल ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब डॉक्टर माधव बीच में बोल उठे। मलिका कंचन के मामले में काफी ओवर प्रोटेक्टिव है। उसे स्कूल में भी फोन करती है। कंचन अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है तो भी बार बार फोन करती है। समझ लीजिए, साई की तरह उसके पीछे लगी रहना चाहती है। मैं इसे ऐसा करने से मना करता हूँ कि बिना मतलब के लिए इतना फिक्रमंद होना ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमारा अक्सर झगड़ा भी हो जाता है। यहाँ तक कि कंचन भी इसकी इस आदत से परेशान है। इसीलिए ये अक्सर मेरे सामने कंचन को फोन करने से बचती है। अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद होने में गलत क्या है? मिसेज माधव तुनक कर बोली। बेमतलब में फिक्रमंद होना गलत है, डॉक्टर माधव बोले। घड़ी भर के लिए भी वो निगाहों से ओझल होती है तो तुम्हें उसे फोन लगाने की सूझने लगती है, उसे वीडियो कॉल करने की याद आने लगती है। इस उम्र के बच्चों को थोड़ी आज़ादी भी चाहिए होती है। उन पर इतनी पाबंदियां लगाना ठीक नहीं है कि वो खुद को कैदी समझने लगे। हाँ, दे दो आज़ादी, मैंने कब मना किया है? वैसे भी घर में मेरी सुनता कौन है? कपिल ने असहाय भाव से सामने बैठे पति पत्नी को देखा, जो उसके सामने ही शुरू हो गए थे। सुनो, यहाँ थोड़ी देर पहले ही एक कत्ल हो गया है। फिर यकायक दोनों ने कपिल की ओर देखा और दोनों एक साथ ही शांत हो गए। सॉरी, डॉक्टर माधव होठों में बुदबुदाए। कोई बात नहीं, कपिल धैर्य के साथ बोला। आप दोनों जा सकते हैं। कोई और महत्वपूर्ण बात आपके जेहन में आए तो तत्काल मुझे सूचित करें। उसने डॉक्टर माधव से कहा। मेरा प्राइवेट नंबर भी है। जरूर बताऊंगा, डॉक्टर माधव बोले। वैसे एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या? आपने अभी अभी बताया कि मलिका के वॉशरूम जाने और कत्ल के समय में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद कत्ल उसी समय हुआ हो जब मलिका वॉशरूम के बाहर गलियारे में कंचन से फोन पर बात कर रही थी। कपिल ने होंठ भींच लिए। उसने मिसेज माधव के चेहरे पर नजर डाली। उनका चेहरा इस सोच के साथ ही फर्क पड़ गया था कि वो एक भयानक हत्या की घटना से कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि जब वो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी, उसी समय उनसे थोड़ी ही दूर पर एक आदमी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।